देखो कल लेक्चर में आप लोगों ने क्या देखा था, लास्ट आपने क्या पढ़ा था, आप लोगों को युग्मज कितने प्रकार के बनेंगे ये आप लोगों को बता दिया गया था। युग्मज निकालना सबको आ गया है ना, तो एक क्वेश्चन लिख लो और हमें बताओ कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ देखो लिखा हुआ है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी जीनोटाइप वाले व्यक्ति द्वारा, जीनोटाइप वाले व्यक्ति द्वारा कितने प्रकार के युग्मकों का निर्माण किया जाएगा। युग्मकों का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन लिख लो, नंबर यानी ए 4, बी 3, सी 2, और डी 8 लिख लो। बताओ जल्दी बताओ कितने युग्मक बनेंगे। कितने बन रहे हैं जल्दी बताओ। तो पंखा बंद कर दो। कौन बता रहा है? बड़े ध्यान दे, इधर देखो। 3 बनेगा, 3 बनेगा। कैसे 3 बनेगा? 8 बनेगा। कैसे 8 बनेगा? क्योंकि ना इसमें 3 विषम युग्मक है, तो 3 विषम युग्मक जहाँ होता है तो ये जो यन, इधर देखो, जो यन है वो किसको दर्शाता है? विषम युग्मक यन। तो यहाँ पे 2 यन की जगह पे क्या हो जाएगा? 2 यन की जगह पे कितना हो जाएगा? 3। तो ये कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 बराबर कितना हो गया? 8। तो इसमें सही कितना होगा? 8 वाला ऑप्शन क्या होगा? सही। ठीक है, यानी लगभग युग्मज निकालना सभी लोग सीख गए हो। अब हम आते हैं सीधे जो है जो दूसरा नियम है, कौन से युग्मक बनेंगे, कौन से युग्मक। यहाँ दूसरा इसमें युग्मक निर्माण में जो है हमने पहले युग्मक कितने प्रकार के बनेंगे 2n हमने देख लिया है, वो हम पूरा ध्यान से देख लिए हैं। अब ये ध्यान देते, इधर देखो, ये ध्यान देंगे कौन से युग्मक बनेंगे, यानी फार्कलिन मेथड को हमें क्या करना है? अध्ययन करना है। देखो एक मेथड में एक चीज लिख लो, नोट में लिख लो। पहला देखो फार्कलिन मेथड, फार्कलिन होता है, फार्कलिन होता है छुरी कांटा। छुरी होता है ना, कांटा वाला छुरी देखे हो? छुरी और कांटा, ठीक ना? अरे नहीं, जिससे खाते हैं लोग, हाँ, तो छुरी कांटा। अब कांटा छुरी विधि जिसमें जीनोटाइप समयुग्मजी होता है, उसमें तीर का निशान क्या होता है? सीधा होता है। देखो इसमें अगर मान लो कोई जीनोटाइप क्या दे रखा है, क्या दिया है? समयुग्मजी है, तो उसके लिए निशान कैसे लगाते हैं? सीधा लगाते हैं। अगर जीनोटाइप क्या है? विषम युग्मजी है, तो उसके लिए क्या लगाया जाता है? ये कांटा वाला, ठीक ना? ये छुरी हो गया और ये क्या हो गया? कांटा। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक मान लो अगर दिया है कैपिटल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें देख रहे हैं ये कैपिटल टी क्या है बेटा? समयुग्मजी है। क्या है? समयुग्मजी। और ये क्या है? विषम युग्मजी। क्या है? विषम युग्मजी। हम इसको कैसे निकालेंगे? तो भाई इनके जगह पर केवल एक टी लिख देंगे। ध्यान दो, इनके जगह पर क्या लिख देंगे? केवल एक टी लिख देंगे, ठीक ना?
यहाँ पे एक टी लिख दिए। पहले ही काम वो देख लेते हैं कि सीधी सी बात है, कैपिटल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो इसमें युग्मज कितने बनेंगे? एक विषम युग्मज है ना, तो 2 पे पावर कितना होगा? 1। कितना बनेगा? 2 बनेगा। अब ये कैपिटल टी को यहाँ ले लिए और ये स्मॉल आर वाले के लिए क्या लगाएंगे? हाँ, तो कांटा लगा दिए, तो ये क्या बन गया? कैपिटल आर। क्या हो गया? कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखो, अब इसको जो है हम समीकरण ऐसे देख रहे हैं जिनको बनाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैपिटल टी कैपिटल आर, ठीक है ना? यहाँ क्या हो गया? कैपिटल टी स्मॉल आर, यहाँ लिख देंगे कैपिटल टी स्मॉल आर। इसी तरह से ये दूसरा देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें कैपिटल आर क्या है? समीकरण है, ये क्या है? विषम युग्मज। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? कौन सा कांटा लगाएंगे? ये कांटा वाला छुरी लगाएंगे, ये वाला निशान लगाएंगे, ये वाला निशान लगाएंगे, ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? कैपिटल टी और नीचे क्या हो गया? स्मॉल टी। अब इससे कौन टूट जाएगा? कैपिटल टी से कौन टूटेगा? कैपिटल आर और कैपिटल आर, और फिर स्मॉल टी से क्या टूटेगा? कैपिटल आर। अरे गुणा होगा ना? नहीं समझ में आ रहा। ये था कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। पहले इसका युग्मज देखेंगे, तो युग्मज क्या हो जाएगा बेटा? 2 पे पावर 1, यानी कितना हो गया? 2। इसको हमें निकालना है। अब ये देखो विषम युग्मज है ना, ये भाई दोनों को अगर कैपिटल में ये दोनों होता तो एक को लिखते, लेकिन दोनों अलग अलग है, 2 लिखेंगे नहीं लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ कैपिटल टी और नीचे क्या हो जाएगा? स्मॉल टी। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अब इसमें जो है इससे किसका गुणा हो गया? आर का, और इससे भी किसका हो गया? आर का। तो ये क्या बन गया? कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर। बस यही आंसर। समझ में आया? अब इसमें देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों क्या हैं? विषम युग्मज हैं। तो विषम युग्मज है तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? युग्मज की 4 हो जाएगी। अरे एक ये है, एक 2, 2 का पावर 2 के बराबर कितना हो गया? 4। अब इसको निकालते हैं। यहाँ पे कैपिटल टी है ना, ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है? कैपिटल टी, और यहाँ पे क्या लिख लिए? स्मॉल टी। तो अब दोनों को ऐसे कर लेंगे ना, दोनों है तो। अब इसमें भी क्या है? दोनों समयुग्मजी नहीं है, विषम युग्मजी है, तो विषम युग्मज में गुणा कैसे होगा? कांटा वाला होगा ना। तो ये क्या हो गया? ये विषम युग्मज किए, तो एक कैपिटल आर, एक क्या हो गया? स्मॉल आर। टी में भी होगा तो क्या होगा? कैपिटल आर एक स्मॉल आर। अब दोनों को हम क्या करेंगे? यहाँ पे बराबर कर लेंगे। बराबर करेंगे तो ये क्या होगा? कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर क्या होगा? स्मॉल टी कैपिटल आर, और क्या? स्मॉल टी स्मॉल। बस ये तीसरा बन गया। समझ में आया? तीसरा बना दिए। अब चौथा आप बनाओ, लिखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल सी। कैसे बनेगा? आपको ब्लैक बोर्ड को नहीं देखना, जल्दी बनाओ। पहले इसमें क्या निकालोगे? विषम युग्मजी निकालोगे ना, कि युग्मजों की संख्या कितनी होगी। तो विषम युग्मजी कितना हो रहा है? 2 हो रहा है, तो कितना हो जाएंगे? युग्मज कितने होंगे? 4। बहुत अच्छा। इसके बाद से अब इनको निकाल दो। अब इनमें कौन सा मेथड का प्रयोग करोगे? पार्क लाइन मेथड का प्रयोग करो। देखो कैसे युग्मज मिलता है। बनाओ। अरे इधर देखो, अब यहाँ पे देखो, आपने 4 निकाल लिया। ये विषम युग्मजी है, ये समयुग्मजी है। यहाँ पे देखो, ये कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, सेम वैसा रखोगे, और इससे पी वाले को क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। क्या कर दोगे? तो ये स्मॉल, एक कैपिटल और एक स्मॉल है, तो ये कौन सा? विषम है ना, तो विषम वाले के लिए कैसे बनेगा?
कैसे बनेगा? ये हाँ, एक कैपिटल पी और स्मॉल पी, फिर इससे में भी कैपिटल पी और स्मॉल पी, और यहाँ पर देखो सी दोनों क्या है? सम है, तो किसी एक ही सी में गुणा होगा ना, तो इसीलिए सी में केवल क्या किया गया है? गुणा, यानी सीधा वाला का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना? ये क्या बन गया? टी पी सी, और ये क्या बना है? कैपिटल टी कैपिटल सी। नहीं समझ आ रहा है तो मिटा के बना दे। देखो यहाँ देखो, इसको बनाते हैं, कई लोगों को ऐसे नहीं समझ आएगा। यहाँ देखो, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। इधर देखो, यहाँ तक तो सबको समझ में आया है ना? अब हम इसको जो है फॉल्ट लाइन मेथड को हम अपनाते हैं और इसको देखते हैं। तो ये देखो कैपिटल टी है, तो एक कैपिटल टी को लिखेंगे क्योंकि विषम एकवचनी है, और यहाँ पे क्या है? स्मॉल टी। ठीक है ना? अब यहाँ पर ये भी विषम एकवचनी है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन वाला तीर लगेगा? कांटा वाला। तो अब कैपिटल टी से जो है कैपिटल पी और स्मॉल पी में गुणा करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल पी, यहाँ क्या हो जाएगा? स्मॉल पी, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? कैपिटल पी, और अरे स्मॉल वाले से भी करोगे ना, इसमें क्या हो जाएगा? स्मॉल पी। अब देखो ये बन गया। अब ये दोनों क्या है? सम है, तो सम वाले में से किसी एक ही को लिया जाता है, आपको पता है, दोनों को नहीं लिया जाता है। जो जीनोटाइप और सम होते हैं तो उसमें से सिर्फ एक को लिया जाता है। अब इसमें हम किससे गुणा कर देंगे? सम वाले में केवल सी से कर देंगे। किससे कर देंगे? सी से। देख लिए? अब इसको बराबर कर लो और इनका निकाल लो, क्या बनेगा? तो ये देखो टी पी सी, यानी ये कैपिटल टी, कैपिटल पी और कैपिटल सी। यहाँ पे क्या बन जाएगा? कैपिटल टी, स्मॉल पी, कैपिटल सी। यहाँ क्या बनेगा? स्मॉल टी, कैपिटल पी, कैपिटल सी। यहाँ क्या बनेगा? स्मॉल टी, स्मॉल पी और कैपिटल सी। बस ये क्या हो गया? ये उपज का निर्माण हो गया। और यानी जो ये विधि है, कांटा छुरी विधि जो है, इस विधि से कितने प्रकार के युग्मज का निर्माण होता है बेटा? तो 4 प्रकार के, ये 4 प्रकार के क्या बनते हैं? युग्मज बनते हैं। अब युग्मज निकालना हो निकाल लोगे ना? हाँ, तो अब कहीं भी दे आप निकाल लेना। युग्मज की प्रयोजकता क्या है? एक क्वेश्चन लिखो बेटा, कैपिटल पी, कैपिटल पी, कैपिटल पी, कैपिटल पी, और इसके बाद से कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, कैपिटल आर, स्मॉल आर। जीनोटाइप वाले पादप, जीनोटाइप वाले पादप युग्मक उत्पन्न करता है। पादप युग्मक उत्पन्न करता है। कैपिटल पी, कैपिटल क्यू, कैपिटल आर। जीनोटाइप वाले युग्मक की, उसी में लिखो, उत्पन्न करता है पी क्यू आर। जीनोटाइप वाले यानी पी क्यू आर जीनोटाइप वाले युग्मक की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो कैसे ज्ञात करेंगे बेटा? यहां पे देखो ये क्या है? ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? समयुग्मजी है ना? ये समयुग्मजी है। और ये दोनों क्या है? विषम युग्मजी है। इसको आप निकालोगे तो इसका क्या हो जाएगा? अगर हम क्या निकालें? विषम युग्मज निकालें तो क्या हो जाएगा? यानी 2 पे घात कितना हो जाएगा? 2, यानी बराबर कितना हो जाएगा? 4। यहाँ तक तो आप जानते हो, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब इसका जो है आप इस मेथड को अपना लो। तो इस मेथड में कैसे बनेगा? ये देखो कैपिटल पी है ना, ये डबल है, इसमें एक पी आ जाएगा,
तो यहाँ क्या लिख देंगे P, और इसमें क्या करेंगे, छुड़ा कैंची अपनाएंगे ना, छुड़ा काटा, यहाँ हमने छुड़ा काटा को क्या कर लिया, अपना लिया। तो छुड़ा काटा अपनाएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल Q स्मॉल q बना, स्मॉल q। इसके बाद से अब इनसे किसका होगा, इनसे जो है कैपिटल R स्मॉल r, इससे भी क्या होगा कैपिटल R स्मॉल r। अब इनको मिला देते हैं, इसको यहां मिलाएंगे तो क्या बनेगा PQR, क्या बनेगा PQR। इसका क्या बन जाएगा PQ स्मॉल r, क्या बनेगा PQ स्मॉल r। इसमें क्या बनेगा PQ स्मॉल q बनेगा ना, और कैपिटल R, और इसमें क्या बनेगा PQ स्मॉल r। अब बताओ इसमें चारों में जो है PQR कितना आया है, कितने बार आया है, कितने बार आया है इसमें। अरे यही क्वेश्चन मैंने कहा था ना कि PQR जीनोटाइप वाली युग्मक की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए, कितना है, एक है, एक ही बार आया है जी, ये देख रहे हो ना कितने बार आया है, तो ये कितने बार आया, चार में कितने बार आया है, चार में एक बार, बस आंसर हो गया। अब ऐसे देखो, अगर इसका परसेंटेज निकालने को दे दें, परसेंटेज तो ये कितना है, अगर इसको परसेंटेज कर दे कि इसका परसेंटेज कितना होगा, अगर परसेंटेज निकालने को दे दे तो ये 1/4 है ना, तो 1/4 यानी 4 है, तो 1 क्या हो गया 4 गुणे 100 बराबर कितना हो गया 25%, कितना हो गया 25%। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिख लो। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, और कैपिटल डी। जीनोटाइप वाला पादप, जीनोटाइप वाला पादप युग्मक उत्पन्न करता है। तो निम्न जीनोटाइप वाले युग्मकों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये निम्न दिए हुए हैं इस प्रकार से। ठीक है ना, इसमें निम्न में दिया है, पहला दे रखा है देखो कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी। दूसरा दे रखा है, दूसरा दिया है कैपिटल ए, एक स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। ठीक है ना, और तीसरा दे रखा है, तीसरा दे रखा है स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। अब इनका प्रायिकता आप निकाल के हमें दिखाओगे। कितने लोगों ने हल किया है? कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, और स्मॉल सी, कैपिटल डी, कैपिटल डी। ये जीनोटाइप वाला जो है कुछ पादप युग्मक उत्पन्न करता है। तो निम्न का जीनोटाइप वाले युग्मकों की प्रायिकता ज्ञात करना था आप लोगों को, यही क्वेश्चन था आप लोगों का। और ये जो है ये निम्न दे रखा है कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी और कैपिटल बी। इसके बाद से दे रखा है यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी। और यहाँ पे दे रखा है स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। अब देखो, अगर आप क्या करते हो, जो अभी इसके पहले का जो नियम पढ़े हो, फार्क लाइन मेथड जो पढ़े हो,
अगर इस मेथड से करोगे तो ये काफी लंबा होगा, क्योंकि यहाँ पे आप जो देख रहे हो इसमें बताओ ये भी क्या है, विषम युग्मजी है, ये भी क्या है विषम युग्मजी है, ये भी क्या है और ये क्या है समयुग्मजी। तो अगर हमें इसे हल करना होगा, जब लगेंगे निकालने तो ये काफी लंबा होगा। इसका युग्मक कितना बनेगा जी 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा 8। अब इसको अगर आप ऐसे बनाते हो कैपिटल ए स्मॉल ए, अगर ऐसे बनाते हो तो अब देखो इसको लंबा करते जाओ, लंबा करोगे तो काफी लंबा होता जाएगा, होगा ना जैसे आपने देखा था। अब इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पर क्या हो जाएगा कैपिटल बी, क्या होगा कैपिटल बी स्मॉल बी, क्या होगा, और फिर यहाँ पर भी क्या होगा कैपिटल बी स्मॉल बी, और फिर इनका भी क्या होगा ऐसे बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब यहाँ बनाओगे तो क्या होगा जी कैपिटल सी और क्या होगा स्मॉल टी, यहाँ पे क्या होगा कैपिटल सी और ये स्मॉल सी, फिर क्या होगा कैपिटल सी स्मॉल सी, फिर क्या होगा कैपिटल सी स्मॉल सी, ऐसे होगा ना। अब इसमें आप क्या करोगे डी को जोड़ोगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी, ऐसे बनेगा ना, यानी ये लंबा प्रक्रिया बनेगा, क्या होगा लंबा प्रक्रिया होगा। एक ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक से आप करोगे। इसका ट्रिक क्या है बेटा, हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे देखो यहां पर हम देखते हैं, पहले वाले को देख लेते हैं जो दिया हुआ है ए बी सी डी का निकालते हैं। किसका निकालते हैं, ये पहले वाले का, इसका निकालते हैं। ये क्या है ए बी सी और डी, ये है ना। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ये देखो कैपिटल ए और ये क्या है स्मॉल ए। कैपिटल ए कितना है 1 और इसमें कितने हैं जिन कितने हैं 2, तो 1/2। बी वाले में भी देखो कैपिटल बी कितना है 1 और जिन कितने हैं 2, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2। यहाँ ये भी क्या है स्मॉल सी है ना, ये स्मॉल सी है तो इसमें भी क्या है ये भी 1 और क्या है 2 गुणे 1/2, और ये डी कितना है जी सिर्फ क्या है 1 ही है। सम होगा तो क्या होगा 1। अब इसका आप गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, यानी कितना हो गया 1/8। पहला का निकल गया, आसान है। यहाँ इससे देखो ना जी, इसमें क्या है ये इससे मिलाओ, पहले ये आ गया ना ये है, तो यहाँ कितना है 2 है ना, ये कैपिटल ए कैपिटल स्मॉल ई है, तो उसको हमने 1/2 क्या कर दिया है लिख दिया है। इसी तरह से इसमें देखो ये क्या है ए बी सी डी, क्या है ए बी सी डी। अब यहाँ देखो ये कितना है बेटा 1/2, समझ में आ रहा है 1/2 कहां से आ रहा है, अरे ये 2 है इसलिए ये स्मॉल ये कितना है 1 और ये दोनों मिला के कितने हैं 2, तो 1/2। यहाँ पर भी क्या है 1/2, यहाँ पर भी क्या है 1/2, और यहाँ पर क्या है डी, इसमें कहीं डी आया है स्मॉल डी आया है, तो ये क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा। आज 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0, तो इसका क्या हो गया 0। इसी प्रकार से इसको देख लेते हैं, ये ए कैपिटल ए है, क्या है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी और कैपिटल डी। तो इसमें सब में देख लो ये क्या आ जाएगा 1/2 गुणे 1/2 और गुणे 1/2 और गुणे 1 बराबर कितना आ जाएगा 1/8। बस ये जल्दी से निकालने का तरीका है। अगर परसेंटेज पूछ दे तब क्या करोगे, परसेंटेज क्या दे तो ये 1/8 में क्या करोगे 1/8 गुणे कितना 100, ये कितना निकल जाएगा 12.5। आंसर कितना आ जाएगा 12.5। समझ में आ रहा है। अब ये 12.5 के, अरे 100 में काटो ना 8 से जी, ये जो है 8 से जो है ना इसमें दे लो, अभी कितना आ जाएगा कितना आएगा 12.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया
यहाँ तक देख लिया। अब सीधे आते हैं मेंडलवाद को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? मेंडलिज्म। इसमें क्या है? मेंडलवाद। क्या पढ़ना है? ध्यान से सुनो। मेंडलवाद किसे कहा जाता है? यानी मेंडल महोदय ने, परिभाषा एक बार समझो, मेंडलवाद किसे कहेंगे? खास तौर से इंटरमीडिएट वाले एक बार जरा इधर देख लें, जो बिजी हैं। अरे ध्यान से सुनो। आप बताया जा रहा है कि मेंडलवाद किसे कहा जाता है। तो मेंडलवाद जो है, मेंडल महोदय ने जो भी कार्य किए, यानी जो भी काम कब से कब तक उन्होंने काम किया, किस पर एक्सपेरिमेंट किया, उसका क्या रिजल्ट आया, ये सब मिलकर क्या बनता है? मेंडलवाद कहलाता है। यही सब क्या कहलाता है? मेंडलवाद कहलाता है। यानी मेंडल महोदय ने अपने जीवन में जो जो कार्य किए और उस कार्य के दौरान उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के बाद से जो उनका रिजल्ट आया, उन सबको मिलाकर क्या बनता है? मेंडलवाद। ठीक है। सबसे मेंडल कौन थे? सबसे पहले हम जानेंगे मेंडल महोदय कौन थे। यानी आनुवांशिकी का जनक इन्हें कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है मैं फर्स्ट लेक्चर में बताया भी हूं, लेकिन आज थोड़ा सा उसका क्या करते हैं, फिर एक बार डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे ग्रेगर जॉर्ज मेंडल। जो ग्रेगर जॉर्ज मेंडल थे बेटा, इनका जन्म और मृत्यु देखते हैं। जन्म और मृत्यु। इनका जन्म जो है कब हुआ था? 1822 में इनका जन्म हुआ था। 1824 में इनका क्या हुआ था? डेथ हुआ था। 1822 में जन्म लिए और 1884 में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इनका जन्म जो है अब 1822 में कब हुआ था? तो 1822 में जो है 12 जुलाई सन 1882 को इनका क्या हुआ था? 1822 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ। 22 जुलाई 1822 को इनका क्या हुआ था? जन्म। और जन्म इनका कहां पे हुआ था? इनका जन्म जो है ऑस्ट्रेलिया के, यानी देश का क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के जो है हैंजनड्रॉफ एक राज्य है। यानी ऑस्ट्रेलिया के ये देश का नाम है। किस देश में हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के। और ऑस्ट्रेलिया के किस राज्य में हुआ था? तो हैंजनड्रॉफ राज्य में हुआ था। किस में हुआ था? ये क्या है? देश है। और ये क्या है? राज्य है। जैसे भारत देश में हम लोग रहते हैं ना, और भारत देश के किस राज्य में रहते हैं? उत्तर प्रदेश में। तो उसी तरह से इनका जो है जन्म जो है 22 जुलाई 1882 को ऑस्ट्रेलिया के किस राज्य में हुआ था? हैंजनड्रॉफ राज्य में हुआ था। अब हैंजनड्रॉफ राज्य के जो है एक गांव है जिनका नाम है सिलेसियन। क्या नाम है? सिलेसियन।
सिलेसियन गांव में। ये क्या है, उनके गांव का क्या नाम है, सिलेसियन गांव। समझ में आ रहा है भाई, इनकी हम जीवन परिचय को देख रहे हैं। बताया गया कि ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म जो है 1822 में ऑस्ट्रेलिया देश के हेजनड्राफ राज्य के एक गांव है, जिस गांव का क्या नाम है, सिलेसन। उसी गांव में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ। तो आपने क्या समझा कि इनका जन्म किस गांव में हुआ था, किस गांव में हुआ था, सिलेसियन गांव में हुआ था। ये एक ऑस्ट्रेलिया के जो है एक विद्यालय था, एक स्कूल था। उसी स्कूल के क्या कुछ दिन तक अध्यापक रहे। ऑस्ट्रेलिया के एक विद्यालय का ये क्या रहे, अध्यापक रहे। यानी ये यहीं के एक स्कूल का क्या रहे, टीचर रहे। और यहाँ टीचर रहते हुए वहां पे मैथ, फिजिक्स, नेचुरल साइंस और बायोलॉजी की शिक्षा दे रहे हैं। बताया गया, एक बार फिर दोबारा सुनो। मेंडल साहब का जीवन परिचय बताया जा रहा है। बताया गया कि 22 जुलाई सन 1882 को ऑस्ट्रेलिया के एक राज्य था हेजनड्राफ। उसी राज्य का एक गांव था सिलेसन। और इसी गांव में इन्होंने क्या किया, जन्म लिया। और अपने ही देश के एक स्कूल था, उस स्कूल में ये क्या रहे, टीचर पद पे रहे। टीचर पद पे रहते हुए उस विद्यालय में ये मैथ, फिजिक्स, नेचुरल साइंस यानी प्राकृतिक विज्ञान और बायोलॉजी की शिक्षा देते थे। बाद में ये विद्यालय छोड़ने के कुछ दिन बाद ऑस्ट्रेलिया के एक वहीं पर जो है ऑगस्टिन एक जगह है जहां पर एक चर्च है। उसी चर्च में पादरी का काम करने लगे। क्या करने लगे, पादरी का काम करने लगे। और पादरी का काम करते करते वहां चर्च का वो क्या बन गए, फादर्स। उसी चर्च के अंदर जो है एक गार्डन था। क्या था, गार्डन था। उस गार्डन में ये लगातार 7 वर्षों तक यानी 1856 से लेकर और 1863 तक लगातार 60 वर्षों तक ये क्या किए, जो उद्यान मटर होता है, पैसम सटाइवा उसको अंग्रेजी में कहा जाता है। उद्यान मटर को क्या कहता है, पैसम सटाइवा। पर ये क्या करने लगे, अपना रिसर्च करते रहे। कार्य आरंभ कब किया था इन्होंने, यानी रिसर्च करने का कार्य आरंभ कब किया था, कार्य आरंभ इन्होंने किया 1856 में। ध्यान देना, 1856 में ये काम किए। और कार्य संपन्न कब किया, कार्य संपन्न इन्होंने किया, कार्य संपन्न 1863। जब इन्होंने 7 वर्षों तक ये लगातार काम किया। कितने वर्षों तक, 7 वर्षों तक इस पर क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद 1865 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, 1865 ईस्वी में जो अपना रिसर्च था, इस रिसर्च को वह दुनिया के सामने लाने के लिए ठीक ना, यानी क्या बताया गया कि जब इन्होंने क्या किया,
आरंभ तो किया 1856 में, और रिसर्च को पूरा कब किया? 1863 में। जब इनकी रिसर्च पूरी हो गई तो 1865 में इन्होंने क्या सोचा कि दुनिया के सामने अपने रिसर्च का रिजल्ट लाएं। उस समय जो है, जब ये अपना रिजल्ट को प्रकाशित कराने के लिए, जो क्योंकि पहले जो है, जो इस समय अपने जो प्रेजेंट टाइम में देखो मीडिया यानी संचार व्यवस्था बहुत फास्ट है। एक छोटी सी घटना होती है, कोई बच्चा जो है बारिश हुआ फिसल के गिर गया, तब तक उसको अमेरिका तक के लोग देख लेते हैं। सोशल मीडिया इतनी तेज है, देख रहे हो ना। लेकिन पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। कुछ अखबार प्रकाशन करती थी, तो उस समय जो मशहूर जो थे अखबार वाले, जैसे आज भी देखना अपने देश में जो है मशहूर, अपने देश में दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, ये कुछ ऐसे अखबार वाले हैं जो क्या हैं, काफी पॉपुलर है। क्या है? पॉपुलर है। उसी समय इन्होंने क्या किया बेटा कि वहां उस अखबार जैसे प्रकाशन वाले को वहां पे क्या कहता है, जर्नल। क्या कहता है? जर्नल। 1865 में ये प्रकाशन के लिए क्या गया? जर्नल। और इस जर्नल का नाम क्या था बेटा? और इन्होंने इस प्रकाशन का नाम, इस अखबार का नाम क्या था? नेचर फॉर सेंडर वेरिन। क्या नाम था? नेचर फॉर वेरिन। ये उस प्रकाशन का क्या नाम था? उस अखबार का जो प्रकाशन वाला था वो इसका क्या था? नाम था। उस टाइम जो है वहां का सबसे पॉपुलर एक अखबार कंपनी थी जिसका नाम क्या था? फ्लोरा। क्या नाम था? फ्लोरा। और ये ऐसा अखबार था, देखना गांव में एक साप्ताहिक या अपने यहाँ भी साप्ताहिक क्या आते हैं, आप लोग देखे होंगे, अखबार जिसको कोई जानता नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत सारे अखबार ऐसे हैं जिसको कोई जानता ही नहीं है। अब एक बात बताओ कि आप किसी चीज को उसमें प्रकाशित करा दो तो कितने लोग पढ़ेंगे? जिस अखबार को कुछ अधिकांश लोग न जानते हो, मात्र 1-2% लोग जानते हो, 99% लोग जानते ही ना हो, कोई जान पाएगा? नहीं जान पाएगा। अब इन्होंने क्या किया, ये जो है बिल्कुल पॉपुलर नहीं था, और इसी अखबार में इन्होंने क्या किया, अपना जो रिजल्ट था, जो एक्सपेरिमेंट था, उसको प्रकाशित कराया। अब ये जो दुनिया के वैज्ञानिक थे, जो अन्य देशों के वैज्ञानिक थे या जो और वैज्ञानिक थे, उनके पास इनका क्या हुआ, ये एक्सपेरिमेंट पहुंचा ही नहीं। इसके वजह से लोग इनको जान ही नहीं पाए। इनके एक्सपेरिमेंट का जो है कोई मान सम्मान ही नहीं रहा, कोई पूछने वाला ही नहीं रहा। फिर भी इन्होंने हार नहीं माना, और आपको मैंने बताया भी था कि इन्होंने हार भी नहीं माना और कहा कि हमारा भी टाइम आएगा। इनका जो पेपर में प्रकाशित हुआ था, जो इन्होंने अपना प्रकाशन दिया था, उस प्रकाशन का हेडिंग क्या था, इस पॉइंट को नोट कर लेना। यानी उसका जो शीर्षक क्या था, मुख्य हेडिंग क्या था अखबार में, एक्सपेरिमेंट ऑन, क्या था? एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन।
ये इनका जो है, जो अखबार में जो है इनका एक्सपेरिमेंट के बारे में जो प्रकाशित हुआ था, उसका मुख्य शीर्षक क्या था? यही था। ठीक है। और ये वैज्ञानिकों के पास या अन्य लोगों के पास या अन्य देशों में इनका जो है एक्सपेरिमेंट नहीं पहुंचा, और नहीं पहुंचने की वजह से इनकी कार्य को मान्यता नहीं मिली। मैंने बताया भी था फर्स्ट में कि ये उतना पॉपुलर नहीं थे, इनको लोग जानते भी नहीं थे। और 1884 में जो है इन्हें जो है किडनी संबंधित रोग हो गया, यानी किडनी संबंधित जो रोग हुआ था, यानी इनकी किडनी फेल हो गई थी, ब्राइट डिजाइज। और इसी के कारण किडनी फेल होने से इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है। किडनी फेल की वजह से इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। जब मेंडल साहब इस दुनिया को छोड़ के चले गए तो उनके मरने के 16 वर्ष बाद, यानी उनके मरने के 16 वर्ष बाद तीन वैज्ञानिक आते हैं। सोलह वर्ष बाद जो है कितने वैज्ञानिक आते हैं? 3 वैज्ञानिक। इन तीनों वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से सन 1900 में मेंडल के कार्यों की पुनः खोज की। क्या की? ये स्वतंत्र रूप से मेंडल के जो क्या थे, जो कार्य थे, उन्होंने जो कार्य किए थे, उन कार्यों की इन्होंने क्या किया था? खोज की थी। वो कौन कौन वैज्ञानिक थे? एक थे कोरल कोरेनेस, पहले वैज्ञानिक थे कोरल कोरेनेस। पंखा बंद करो बेटा। पहले वैज्ञानिक का नाम क्या बताया गया? कोरल कोरेनेस। ये जर्मनी के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। और इन्होंने किस पौधे पर काम किया था, किस पौधे पर प्रयोग किया था? तो मक्के के पौधे पर काम किया था। यानी अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? पौधे के, यानी मक्के के पौधे पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। दूसरे वैज्ञानिक का नाम है हीगो डी वेरिस। ये कहाँ के रहने वाले थे बेटा? तो ये रहने वाले थे हॉलैंड के। कहाँ के रहने वाले थे? हॉलैंड के। और इन्होंने इवनिंग प्राइमेरस पौधे पर कार्य किया था। किस पे काम किया था? जैसे रात की रानी होती है ना, उसी तरह से कुछ उधर एक पौधा पाया जाता है जिसमें पीले पीले रंग का फूल खिलता है, ठीक है ना, जिसका क्या नाम है? एवनिंग प्राइमेरस। ये पौधा कैसा होता है? फूल वाला पौधा होता है। इसी पे इन्होंने अपना क्या किया था? कार्य किया था। तीसरे का नाम था एरिच वैन टी सर्मर। तीसरे वैज्ञानिक कौन थे?
एरिच वन, ये जो है एरिच व टिचमार्क जो थे, ये 19 यानी मेंडल के शहर के ही रहने वाले थे, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। कहां के थे? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। ऑस्ट्रेलिया होता है जी, ऑस्ट्रेलिया में टी में ही जोड़ देते। ठीक है, बना लेते। सुनो, स्पेलिंग लिखते समय स्पेलिंग और मात्रा ये बार बार मिस्टेक होता रहेगा, आप उस पर ध्यान किताब पे से देख लेना, समझने से मतलब है, क्योंकि पढ़ाते समय अक्सर दिमाग जो है ना बिजी रहता है। अब देखो, इन्होंने 1865 में क्या किया? 1865 में प्रकाशित कराया और मरे कब? 1884 में। 1884 में क्या हो गए? मर गए। पुनः जो है 16 मरने के 16 वर्ष बाद क्या हुआ? इनका जो है 16 वर्ष बाद पुनः जो है 3 वैज्ञानिकों ने इनके कार्यों पर क्या किया? अपना कार्य शुरू कर दिया, उस पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। यानी 16 वर्ष काम किए तो कितना, यानी 1900 में इन्होंने क्या किया बताया, यानी कुल कितने वर्ष लगे? 35 वर्ष। ठीक है ना? और इनका प्रकाशन कराया इन लोगों ने 35 वर्ष। देखो, अक्सर आप लोगों की किताब में या जो ध्यान से सुनो, बताया जा रहा है कि अक्सर कहा जाता है कि मेंडल ने 2 नियम दिया था, एक था प्रभाविता का नियम और दूसरा अपूर्ण प्रभाविता का नियम। लेकिन सही बात तो ये है कि मेंडल साहब ने कोई नियम नहीं दिया था। ये हमेशा सुनते हैं कि प्रभाविता का नियम किसने दिया था? मेंडल ने। तो आप हकीकत सुन लो कि मेंडल साहब ने कोई नियम नहीं दिया था, उन्होंने सिर्फ निष्कर्ष दिए थे। उन्होंने क्या दिया था? निष्कर्ष दिया था। बाद में मेंडल के जो निष्कर्ष थे, जो मेंडल साहब के निष्कर्ष थे, को वैज्ञानिकों ने, जो एक वैज्ञानिक थे कोरेंस, यानी उनके जो निष्कर्ष थे किसके? मेंडल साहब के, उसके जो ये वैज्ञानिक है कोरल, जो पहला लिखा गया कोरेंस, इन्होंने क्या किया था? कोरेंस ने ये 2 नियम में परिवर्तित किया था। इन्होंने क्या किया था? 2 नियम में परिवर्तित किया था। एक बार फिर ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा कि मेंडल साहब ने कोई नियम नहीं दिया था, उन्होंने सिर्फ क्या दिया था? निष्कर्ष। तो एक वैज्ञानिक कौन है? कोरेंस जो है, इन्होंने क्या किया कि जो इनके निष्कर्ष हैं, उन्हीं निष्कर्षों को उन्होंने क्या किया था? नियम में परिवर्तित कर दिया था। किस में कर दिया था? नियम में। तो इनके अगर देखोगे जो निष्कर्ष से उसको नियम बनाने का काम कौन किया? कोरेंस। ठीक है। और 2 नियम दिया। वह नियम कौन था? यानी आनुवंशिकता मेंडल, जिसको आनुवंशिकता मेंडलवाद का नियम कहा जाता है, और वो नियम 2 हैं। पहला है पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। लिख लो, क्या नाम है? पृथक्करण का नियम। अब मेरे पास जगह नहीं, आप कहीं लिख लो, पृथक्करण का नियम। का नियम, और दूसरा क्या है?
स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, ये दो नियम ये किसके थे? जो ये नियम इन्होंने दिया था, किसने दिया था? कोरेल्स ने दिया था। और क्या था? मेंडल का जो क्या था? मेंडल के निष्कर्ष को ही परिवर्तित किया था। इनके जो निष्कर्ष थे, इसी निष्कर्ष को परिवर्तित करके ये दो नियम उन्होंने क्या कर दिया था? बना दिया था। ठीक है, और बाद में जो ये दूसरे वैज्ञानिक थे, ह्यूगो डी वेरिस, जो हाईलाइट कराने वाले थे, इन्होंने क्या किया कि इनके कार्यों को जो है 1901 ईस्वी में, कब? 1901 ईस्वी में जो मेंडल के जो कार्य थे उसको उनके मान सम्मान को देखते हुए क्या किया था? पुनः जो है प्रकाशित कराया था। और इन्होंने प्रकाशित किसमें कराया था? तो उस समय जो है इन्होंने फ्लोरा, जो उस समय का सबसे मशहूर क्या था? प्रकाशन था उसमें, यानी वहां पर फ्लोरा में इन्होंने क्या किया था? प्रकाशित किया था। यानी 1901 में फ्लोरा, जो ये जर्नल लिख रहा है ना, जर्नल यानी प्रकाशन, क्या नाम था? फ्लोरा। इसी फ्लोरा में उन्होंने क्या किया था? प्रकाशित किया था। यहां प्रकाशन कराने के लिए आसान नहीं था। अब देखते हैं, 5 मिनट और समय लेंगे आप लोगों को। जो मेंडल के जो कार्य थे बेटा, जो मेंडल साहब के कार्य थे, उनके कार्य छिपे रहने का कारण क्या था? यानी उनकी असफलता का कारण क्या था? क्यों उनके कार्य जो हैं तेजी से आगे नहीं बढ़ पाया? क्यों जो है उनका कार्य वहीं छुपा रह गया? क्यों वो असफल होते रहे? तो इसको जानने के लिए हम निम्न पॉइंटों के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले आप एक एक पॉइंट को लिख लेना। पहले हेडिंग लिख लो, मेंडल के कार्य के छिपे रहने के कारण। नंबर 1 जो है लिखो, नंबर 1 लिखो। उन्होंने अपने कार्य को एक अलोकप्रिय अपने कार्य को एक अलोकप्रिय जर्नल में प्रकाशित किया था। कराया था, कराया था सबसे अच्छा। सुनो यहां से ध्यान से। पहला उनकी कमी क्या थी बेटा? तो पहला कमी क्या थी? इन्होंने मेहनत तो किया, सफलता नहीं मिली। जीते जी तो सफलता नहीं मिली। और सफलता न मिलने का कारण क्या था? कि सबसे पहले उन्होंने क्या कमी किया कि उन्होंने जो अखबार जो प्रकाशित हो रहे थे उसमें उन्होंने अपना जो है एक्सपेरिमेंट और निष्कर्षों को जो छपवाने गए या जो मैगजीन छपवाने गए, चाहे वो अखबार हो, मैगजीन हो, जो भी हो, तो जिसमें छपवाने गए उस प्रकाशन की लोकप्रियता नहीं थी, लोग उसको जानते नहीं थे। और लोगों के न जानने की वजह से वह आगे तक नहीं बढ़ पाया और एक देश से दूसरे देश के वैज्ञानिक भी उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं जान पाए। तो पहला असफलता का कारण यही था। नंबर 2, कार्ल नागेली के मार्गदर्शन
एक वैज्ञानिक है कार्ल नगेली। कार्ल नगेली के मार्गदर्शन में उन्होंने हरेशियम पादप पर कार्य किए। हरेशियम पादप पर कार्य किए। पादप पर कार्य किए, किंतु उनके प्रयोग का निष्कर्ष मटर के फसल के प्रयोग से आसमान रहा। और समान रहा। दूसरा सुनो बेटा, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि कार्ल नगेली के मार्गदर्शन में, ये कार्ल नगेली क्या है? एक वैज्ञानिक थे, उस समय वहां के मशहूर वैज्ञानिक थे, उम्रदराज और क्या थे, काफी जानकार क्या थे, वैज्ञानिक थे। ये उनके पास जाते हैं, कौन? मेंडल साहब, और जाकर अपने एक्सपेरिमेंट और निष्कर्षों को दिखाते हैं। और जैसे ही नगेली साहब देखते हैं कि एक बच्चा जो है इतना बढ़िया जो है कि कार्य किया है, इसका निष्कर्ष इतना सबसे अच्छा है, वो सीधे समझ जाते हैं कि ये लड़का जो है एक दिन बहुत क्या होगा, आगे तक जाएगा। लेकिन आप एक चीज जानते हो ना, आप किसी चीज में असफल होते हो तो अपने असफलता की उतनी दुख नहीं होती है जितना आपका साथी आपके सामने सफल हो जाए। मान लो दो मित्र हैं और दोनों लोग क्या कर रहे हो, दोनों लोग साथ ही पढ़ रहे हो, एक नौकरी पा जाए एक ना पा जाए, तो जो नहीं पाएगा वो उसको अपना जो है ना असफल होने का थोड़ा दुख नहीं होगा, उसको सबसे बड़ा दुख होगा क्या है होगा। समझ रहे हो ना? इनको ये लगा कि ये तो एक दिन हमसे भी बड़ा बन जाएगा, इसलिए इन्होंने कहा कि ठीक है, तुम तो बहुत अच्छा निष्कर्ष निकाले हो, लेकिन एक पौधे पर तुम्हारा निष्कर्ष को क्या समझा जाए। एक काम करो, जब तुमको इतना ही पता है तो मैं एक पौधा बता रहा हूँ, उस पर भी अपना एक्सपेरिमेंट करके निष्कर्ष दिखा दो कि क्या निष्कर्ष उस पर ऐसा आता है। तो उन्होंने क्या किया, एक पौधे का नाम बताया जिसका नाम था हरेशियम पादप, और इस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए दे दिया। अब जब ये एक्सपेरिमेंट किए तो जो निष्कर्ष इनके मटरे वाले पौधे पर निकल रहा था, वह निष्कर्ष क्या हो रहा था, इस पे उसके बिल्कुल क्या हो रहा था, विरुद्ध आ रहा था, बिल्कुल समान नहीं आ रहा। ये बहुत होशियार थे, वो जानते थे कि जो ये एक्सपेरिमेंट किया है इस पौधे में वो लागू ही नहीं होता है, ये बिल्कुल रिजल्ट वैसे आएगा ही नहीं। अब ये बेचारे परेशान होकर, कौन, मेंडल साहब थक गए और कहे कि अब सारा काम धाम छोड़ो, आखिर मेरा इतना मेहनत, इतने दिनों तक मेहनत किया और लास्ट में इस फसल पे आकर मैं फंस गया, इससे अच्छा है कि मैं काम को क्या कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। और वहीं पर वो क्या हो गए, उदास हो गए और काम से उनका लगाव क्या हो गया, खत्म हो गया। तो एक असफलता के कारण ये भी था। ये किसने धोखा दिया, इनको। ये अगर उस समय उनके क्या किए होते, सराहे होते, उनको शाबाशी दिए होते, तो निश्चित रूप से उसी समय अपने जीते जी ये क्या हुए होते और आगे बढ़े होते। लेकिन इन्होंने इनको क्या कर दिया, पैर खींच के नीचे कर दिया। तीसरा लिख लो, संचार के माध्यम कम विकसित थे।
तीसरा क्या था? संचार के माध्यम बहुत कम थे। उस समय क्या मैंने बताया, उस समय आज के समय के जैसे संचार व्यवस्थाएं नहीं थी कि ये सूचनाएं तुरंत जो है एक देश से दूसरे देश को पहुंच जाए, और इसी वजह से उनका प्रकाशन भी उन्होंने प्रकाशित भी किस में कराया था? सबसे अलोकप्रिय प्रकाशन में। अब उनका जो है जो ये निष्कर्ष था, जो एक्सपेरिमेंट था, वह अन्य वैज्ञानिकों के पास नहीं पहुंचा, और एक असफलता का ये भी क्या रहा? सबसे बड़ा कारण रहा। चौथा देखते हैं, मेंडल अपने कार्य में, जो मेंडल महोदय थे, चौथा मेंडल अपने कार्य में सबसे ज्यादा मैथ का सहारा लिया। देखो, जो मेंडल महोदय थे, मैं आपको शुरू में ही बताया हूं, वो मैथ के भी क्या थे? टीचर थे। इसलिए वो सबसे ज्यादा, जब ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उसमें सबसे ज्यादा किसका सहारा लिया? मैथ का। तो ज्यादा मैथ का सहारा लेना भी उनके लिए असफलता का क्या हो गया? कारण बन गया। पांचवा देखो, कारक का भौतिक प्रमाण नहीं दिया। पांचवा जो है, कारक का भौतिक प्रमाण नहीं दिया। एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनोगे बेटा। जो नहीं सुन पा रहे हैं, जो बिजी हो जा रहे हैं लिखने में, वीडियो पर भी इस चीज को ध्यान से देख लेना, नहीं तो आपको समझ, फिर अब बातें जो है समझ में नहीं आएंगी। एक ये भी कारण रहा इनकी असफलता का कि वो कारक का भौतिक प्रमाण नहीं दिया। कारक, उन्होंने क्या कहा था कि जो गुणसूत्र हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवांशिक लक्षण जा रहे हैं, उन लक्षणों को ले जाने का कार्य कौन करता है? उन्होंने क्या नाम दिया था? कारक नाम दिया था। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने पूछा आखिर वो कारक कौन है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाती है? तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में मुझे भी पता नहीं है, वो कोई केमिकल हो सकता है। उसका उन्होंने प्रमाण नहीं दिया। किसने प्रमाण दिया था? जॉनसन ने दिया था। तो इनको प्रमाण न देने के इन्होंने कह दिया कि कोई केमिकल है जो क्या कर रहा है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जा रहा है। ये भी एक उनका क्या बना? असफलता का कारण बन गया। और छठवां देख लो, ज्यादातर वैज्ञानिक का ध्यान डार्विनवाद के सिद्धांत पे था। छठवां क्या है? ज्यादातर वैज्ञानिकों का ध्यान जो है डार्विनवाद सिद्धांत पे था। ध्यान देना बेटा, यहां पे आपको बताया गया था पहले लेक्चर में भी कि उस समय धूम किसकी मची हुई थी। जब मेंडल साहब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उस समय डार्विनवाद का जो है ना, जो वैज्ञानिक डार्विन थे, इनका धूम मचा हुआ था। पूरे दुनिया में इनका धूम मचा हुआ था, क्योंकि ये उसी समय की बात है ये जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसी समय जो है ये जो डार्विनवाद है, ये 5 वर्षीय योजना के तहत पानी के जहाज से जो है 4 आइलैंड घूमने गए थे। यानी जो डार्विनवाद थे
5 इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने 5 वर्षीय योजना के तहत, यानी हर 5 साल में ये क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह ये जाते थे, और जब ये निकलते थे 5 वर्ष के लिए तो 4 वर्ष तक ये लगातार क्या करते थे, जो नेचुरल चीजें हैं उस पर अध्ययन करते थे। तो ये उसी समय गए थे और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, जिस सिद्धांत का नाम था प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। क्या नाम था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। और इस सिद्धांत के पर जो है, जो इनका प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत था बेटा, उस प्राकृतिक चयन के सिद्धांत पर अधिकतर वैज्ञानिक जो है कार्य कर रहे थे। जो इन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जो सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत पर उसमें अधिकांश वैज्ञानिकों का ध्यान किस पर था? प्राकृतिक चयन के सिद्धांत पे था, जो डार्विनवाद ने क्या किया था? दिया था। किसी ने मेंडल के कार्यों पर ध्यान ही नहीं दिया। किसी को लगा भी नहीं कि मेंडल कौन है, क्या है, क्योंकि ये कोई वैज्ञानिक भी नहीं थे, कोई पॉपुलरिटी भी इनको नहीं थी, इसीलिए कोई उनको जो है ध्यान नहीं दिया, उनको बिल्कुल किनारे कर दिया। किसी ने सोचा नहीं कि ये जो है, ये डार्विन साहब जो है, डार्विन कह रहे हैं, मेंडल साहब जो है, एक दिन ये बड़े वैज्ञानिकों की लिस्ट में इनका नाम आया। किसी ने ध्यान नहीं दिया, सब किस पे लगे हुए थे? डार्विन पे लगे हुए थे। किसी ने उम्मीद भी नहीं किया था कि ये एक दिन इतने आगे निकल पाएंगे। और 7वां था, लास्ट पॉइंट लिख लेना, मेंडल के अनुसार कारक अस्थायी और विभक्त इकाई है। आपने सुना था ना, उन्होंने क्या कहा था कि आनुवांशिक लक्षण का इकाई किसको माना था? कारक को माना। किसको? कारक को माना था। किसको माना था? कारक। ठीक है। और यही सारे कारण जो हैं इनके क्या, मेंडल के कार्यों के छिपे रहने का कारण बना, यानी इसको उजागर नहीं होने दिया। यही इनको क्या कर दिया, इनके सिद्धांत को दबा के रख दिया। चलो तब बाकी आगे